हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। हम अपनी बुक भारत की खोज जो पढ़ रहे हैं, अब हम इसके 5वें चैप्टर पे आ गए हैं। नई समस्याएं। क्या नई समस्याएं अब भारत में आ रही थी? चीज़ें अभी तक हमने देखा कि बहुत से बाहरी व्यापार, बहुत से विदेशी लोग आए, जगह जगह से आए, कितनी संस्कृतियां बदली, सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें हमने पढ़ी जानी। अब हमारे पास क्या नई समस्याएं शुरू हो गई थी हमारे भारत में, तो इनको देखेंगे। इनमें सबसे पहली समस्या जो हमारे सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी है वो है हमारा अरब और मंगोल। इसके बाद जैसे जैसे आक्रमणकारी आते गए और हमारे देश पर कब्जा जमाते गए, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ में ही इसमें हमारी जब ये आए बाहर से, तो साथ में हमारी कई नई, हमारे कुछ विद्वान मिले, कवि मिले, साहित्यकार मिले, इसी दौरान जो मिले हम उनके बारे में भी हम बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है हमारे चैप्टर 5 यानी नई समस्याओं में, ये पहला टॉपिक हमारा है अरब और मंगोल। चलिए देखते क्या है। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम ये बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की बात, यानी कि जब हमारा गुप्त वंश था, यानी मौर्य साम्राज्य तो जो था, उसके जो शासक थे हर्षवर्धन गुप्त, जब वो शासन कर रहे थे हमारे उत्तर भारत में, यानी कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था, और वो उसके बाद आगे चलते चलते कई साम्राज्यों के बाद में हमारे हर्षवर्धन सम्राट आए थे, जिन्होंने पाटलिपुत्र में वो शासन कर रहे थे। तो ये हमने आपको बताया, उनका बहुत सबसे आखिरी मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली वही था, और दूसरा वो बहुत विद्वानी और सांस्कृतिक थे। ये हम अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब उसी समय जो है महान चीनी जो यात्री थे, कौन? हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। तो ये सेम उसी समय क्या था, अरब में इस्लाम जो है वो अपना सर उठा रहा था, मतलब इस्लाम अपने कब्जों को पूरी तरीके से पुख्ता कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लगे। तो भारत तक पहुंचने में, अरब से भारत तक पहुंचने में और अपना कब्जा जमाने में इसको 600 वर्ष लग गए थे। जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब तक वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग हो गए थे। मतलब जब उसने प्रवेश किया था, तो जब इस्लाम बना था, जिन सिद्धांतों से बना था, जैसे भी बना था, तब तक ये आते आते भारत में प्रवेश करते करते इसके नेता चेंज हो चुके थे, इनके सिद्धांत बदल चुके थे। अरब वाले भारत के उत्तरी पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। तो सबसे पहले अरबी आए हमारे यहाँ, हमला किया उन्होंने, इस्लाम के साथ में हमला किया, लेकिन उनका पतन हो गया। वो ज़्यादा देर तक हमारे यहाँ भारत में नहीं रह पाए। उसके बाद तुर्कियों ने हमला किया, तुर्की आए, इनकी कई जातियां आई हमारे यहाँ। भारत के सीमावर्ती प्रदेशों से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में लाए। तो यहीं से तुर्की जो है इस्लाम को लेकर यहाँ पर प्रवेश करते हैं। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतेह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। तो अरब आए, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अरब आए, बहुत आसानी से आगे बढ़े थे। उसके बाद तुर्की आए थे, बहुत हद तक उन्होंने हमारे यहाँ के एरिया को कवर किया और उस पर कब्जा भी किया, लेकिन ज़्यादा समय तक वो वहाँ पर शासन नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, वो सिंध से आगे नहीं बढ़े, जहां पर हमारे बता रहे ना, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी वो सिंध में ना, तो वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों की आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। तो मतलब जब ये अरबी आए थे यहाँ पर कब्जा करने के लिए, तो उस समय भारत आंतरिक रूप से बहुत मजबूत था, तो वो खदेड़ने उनसे लड़ने में सक्षम था। या अरबों में आंतरिक रूप से काफी झगड़े चल रहे थे, पदों को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत हद तक आंतरिक जो मनमुटाव चल रहा था, उनमें एकता ना होने के कारण क्या हुआ,
कि वो भी एक कारण हो सकता है अरबियों का ज्यादा दिन तक यहां पर शासन ना चला पाना। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगे थे। मतलब अरब और भारत के बीच जो है वो संपर्क बढ़ रहे थे। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, राजदूतों की अदला बदली हुई, भारतीय पुस्तक विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची। तो हमने बताया था इससे पहले चैप्टर में कि बहुत से जो हमारे विद्वान हैं वो यहाँ की पुस्तकें लेकर बगदाद गए थे। तो वही चीज यहाँ हमारे सामने देखिए फिर से आई। तो ये अरबियों से जब हुआ हमारा मेल मिलाप, जब वो यहाँ पर आकर बसे, हमारे ऊपर कब्जा किया, तो यहाँ के बहुत से विद्वान जो है वहां गए बगदाद में और यहाँ की बहुत सी पुस्तकें और यहाँ की जानकारी लेकर बगदाद गए और वहां अरबी में उनके अनुवाद किए। तो जब यहाँ से भारतीय पुस्तकें वहां पहुंची तो वहां उनका अनुवाद अरबी में किया गया। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए और वहां चिकित्सक भी गए। जैसे हम बताते हैं कि हमारे जैसे चरक और धन्वंतरी ने जो पुस्तकें लिखी वो भी हमारे जो है बगदाद गए थे और वहां से उनका भी अनुवाद हुआ था। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। ये सिर्फ उत्तरी सीमा तक सब नहीं रह गए थे, ये इसके आगे भी बढ़ रहे थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया। तो हमने आपको क्या बताया था कि दक्षिण में आक्रमणकारी नहीं पहुंचे, लेकिन दक्षिण अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो समुद्र मार्ग से अरब तक पहुंचा था। विशेषकर राजकूटों ने भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। तो दक्षिण क्या है? दक्षिण ने समुद्री रास्ते से व्यापार के माध्यम से अरब पहुंचे थे, व्यापार करने का एक उद्देश्य लेकर अरब पहुंचे थे। तो उत्तर जो है वो उत्तर भी पहुंचा था। उत्तर इसलिए पहुंचा था क्योंकि वहां पे अरबों का कब्जा हो गया था और तब वहां से अदला बदली हुई थी, विद्वानों का आना जाना, ये सब चीजें हो रही थी। और मगर दक्षिण पर अरबों का कब्जा नहीं था, लेकिन दक्षिण व्यापार के उद्देश्य से समुद्र मार्ग से अरब गया था। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। तो अब क्या हुआ, चाहे व्यापार हो, चाहे वो आकर उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, कुछ भी किया, तो इन सब कारणों से भारतीयों को इस्लाम की जानकारी हुई। उससे पहले इस्लाम भारत में नहीं था। तो ये अरबों और मंगोलों के द्वारा यहाँ पर पहुंचा और हमको ये भारतीयों को इस्लाम की जानकारी प्राप्त हुई कि इस्लाम नाम भी एक धर्म है। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत भी हुआ। तो जैसे हम हर धर्म को की व्याख्या करने के लिए प्रचारक होते हैं, उनके व्याख्यान होते हैं, तो उसी तरीके से इस्लाम धर्म के प्रचारक थे जो यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर इस धर्म को प्रचार प्रसार किया। मस्जिदें भी बनी। ना शासन ने इनका विरोध किया, ना जनता ने, मतलब सभी ने। जैसे अभी तक पहले आक्रमणकारी आते रहे, हम लोगों ने उनको मारकर भगाया या हमसे शक्तिशाली थे तो हमारी संस्कृतियों के साथ मिलते गए, तो वही इनके साथ भी हुआ। शासन ने भी इस्लाम का विरोध नहीं किया और ना ही जनता ने इस इस्लाम का विरोध किया। वो आए, हमारे साथ रहे, मस्जिदें बनाई, अपने सारे रीति रिवाज कल्चर्स के साथ यहाँ पर आए और बसे। ना कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा है। मतलब हमारी ये प्राचीन परंपरा है कि चाहे वो आक्रमणकारी हो चाहे जैसा हो, हमें आया है तो हमें हर धर्म का आदर करना है। ये हमारे खून में है कि हमारे लिए हर धर्म जो है वो पूजनीय है, चाहे वो कोई भी हो। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। तो अरब मतलब इस्लाम यहाँ आकर कब्जा करता, मतलब मुगल में हम बोलते हैं ना, मुगल आए थे यहाँ पे, तो उनके आने से बहुत साल पहले ही इस्लाम यहाँ धर्म के रूप में आ चुका था। इसने अभी राजनीतिक पैठ नहीं करी थी, इसने अभी धार्मिक पैठ करी थी। मतलब ये अभी धर्म के रूप में हमारे भारत में प्रवेश कर चुका था। तो यहाँ पर अरब और मंगोलों का प्रवेश किस तरीके से हुआ हमने ये बताया। अब जो हमारा नेक्स्ट शुरू होगा वो है महमूद गजनबी और अफगान किस तरीके से भारत में आए।
तो ये देखिए, ध्यान दीजिए कि इस्लाम किस तरीके से दूसरे देश जो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे और किस तरीके से ये हमारी संस्कृति में घुलते मिलते जा रहे थे, ये सब चीजें बताई जा रही। तो अभी हमने अरब और मंगोल पढ़े, अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी और अफगान। चलिए, लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। मतलब अरब और मंगोलों के बाद 300 साल तक कोई और दूसरा आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। अब 300 साल के बाद 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी ने पहले आक्रमण शुरू किए। महमूद गजनबी तुर्क था, उसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। तो मैं यहां पर हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, एशिया का मैप अपने दे दीजिए। मध्य एशिया यानी एशिया का जो सेंट्रल पॉइंट था, वहां तक तुर्क यानी महमूद गजनबी ने अपनी पैठ जमाई थी और अपना शासन स्थापित कर लिया था। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। तो हम जानते हैं कि महमूद गजनबी बहुत क्रूर था, तो वो जब भी आक्रमण करता था बहुत खून खराबा, लूट मार, हर तरीके से वो करता था। तो इसने जब आक्रमण किया तो यही निर्ममता उसने दिखाई। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। तो जितनी बार वो भारत आया, यहां पर उसने हमले किए, यहां से बहुत लूटा, मतलब खजाने भर भर के ये वापस तुर्क ले गया। इसने जितनी बार आता था, जितने आक्रमण किए उसने, सभी आक्रमणों में इसने बहुत खजाना भारत से लूटा। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों ने मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गए। जो तितर बितर होकर बचे रहे, उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। तो महमूद गजनबी ने जो कुछ ये किया, इससे क्या हुआ, हमारा जो आंतरिक समुदाय संगठन था वो तितर बितर हो गया। मतलब कोई भी संगठित रूप से महमूद गजनबी का सामना करने के लिए मजबूत शक्तिशाली शासक बचा ही नहीं था। सब तितर बितर हो चुके थे और जितने बचे थे वो सभी ही जो है वो आपके मुसलमानों से बहुत हद तक नफरत करने लगे थे, क्योंकि उनके मन में एक चीज घर कर गई थी कि मुसलमानी जो है वो बहुत बर्बर होते हैं और मारकाट करते हैं, इसलिए उनके मन में ये नफरत भर गई थी। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी बार तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा। पूरा मध्य पूर्वी दक्षिण भारत उससे पूरी तरह बचा था। तो महमूद गजनबी ने पूरे भारत पर आक्रमण नहीं किया था। वो किस एरिया में आ रहा था, थोड़े से ही एरिया में आ रहा था। अभी मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बचा था। तो सोचिए, उसने सिर्फ भारत के एक हिस्से में आक्रमण किया था और कितनी लूटपाट मार काट मचाई थी और कितना सब कुछ खजाना ले गया था, जबकि अभी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा उससे बचा हुआ था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया था। तो पंजाब जो प्रेजेंट इस समय एरिया है, पंजाब और सिंधु मतलब जो इस समय पाकिस्तान में सिंध है, इन सभी को उसने अपने राज्य में मिला लिया था। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था, गजनी उसका शासन था, वो वहां वापस लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी क्षेत्र उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। पहाड़ी एरिया था इसलिए उसको रोकना आसान हो गया था, तो कश्मीर पे वो कब्जा नहीं कर पा रहा था। सॉरी। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। तो क्या हुआ, काठियावाड़ से जब वो सोमनाथ का मंदिर लूटने पहुंचा था तो वहां बहुत बुरे हालात में इसको मारकर भगाया गया, जिसके बाद वो दोबारा लौटा ही नहीं भारत पर हमले करने के लिए। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और ना ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। तो मतलब तुर्की शासन जहां तक महमूद गजनबी स्थापित करके गया था वहीं था। मतलब 160 वर्षों तक कोई नया हमला नहीं हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, उसकी मृत्यु के करीबन 160 साल बाद जो है आप कौन सा आया, शहाबुद्दीन गौरी, उसने जो है कब्जा कहां किया, गजनी पर जो है कब्जा कर लिया। अब गजनबी साम्राज्य का अंत हो गया था। तो गजनबी साम्राज्य जो गजनी पर स्थापित था उसका अंत हो गया था गौरी के कब्जा करने के बाद।
उसने पहले लाहौर पर धावा किया, फिर दिल्ली पर। तो उसने अब 160 साल तक नहीं हुआ, जब उसने शहाबुद्दीन गौरी आया, उसने वहां पर गजनी पर कब्जा कर लिया। अब उसकी मंशा फिर क्या हुई, अब हम अपना शासन फिर से बढ़ाएंगे। तो उसने शासन बढ़ाने के लिए अब क्या किया, दिल्ली तक उसने कब्जा कर लिया। पंजाब तो उसके हाथ में था ही, तो उसने अब क्या किया, दिल्ली पर आ गया, लाहौर, उधर लाहौर और इधर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया, मतलब उसके मार के भगा दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। तो पहली बार जब उसने हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको मार के भगा दिया, गजनबी को मार के भगा दिया, लेकिन एक साल बाद फिर वो बड़ी भारी फौज लेकर लौटा और इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। अब दिल्ली तक कब्जा हो गया था। देखिए, दिल्ली पर अब शहाबुद्दीन गौरी का कब्जा हो चुका था। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया, क्योंकि उस समय जैसे अभी दिल्ली भारत की राजधानी है, ऐसा नहीं, अलग अलग राज्य थे। तो आपको अगर करना है तो सभी राज्यों को अलग अलग युद्ध करना पड़ेगा और उनको मिलाना पड़ेगा, तब संगठित भारत नहीं था। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। तो दिल्ली पर उसने कब्जा तो कर लिया, मगर अभी बहुत से साम्राज्य ऐसे थे जिनको पराजित करना अभी गौरी के बस की बात नहीं थी। दक्षिण में चोल थे और भी बहुत स्वतंत्र शासक थे जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए वो दिल्ली से आगे बढ़ने से पहले अपनी शक्ति एकत्र करना चाहता था। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी। अब सोचिए, वो अफगान जो थे, गौरी जो है अफगान ही तो था, वो जब यहां पर आया दिल्ली पे कब्जा करने के बाद उसको और विस्तार करने के लिए करीबन 1.5 शताब्दी का वक्त लगा, मतलब 150 साल और लगे उसको। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी था। मतलब इस 150 सालों में दिल्ली का महत्व बहुत हद तक बढ़ चुका था, क्योंकि अब वो भारत का दिल बनता जा रहा था। भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। 12वीं शताब्दी यानी जब महमूद गजनबी आया था और उसने पंजाब पर जब अपने मिला लिया था अफगान में, तो तुर्क उसको मिलाकर अपने कब्जे में कर लिया था, तो पंजाब जो है बाकी भारत से अलग हो गया, क्योंकि बाकी भारत पर अभी अफगानों का कब्जा नहीं हुआ था। उसके 150 साल बाद जब गौरी आया था, तब उसने जो है हमला करके क्या किया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पे कब्जा करने के बाद भी 150 साल बाद तक वो लोग बहुत कोशिश करते रहे कि वो आगे और अपना शासन बढ़ाएं, तब कहीं जाकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो यही चीज उन्होंने बताई। पंजाब अलग हुआ था कब, करीबन 300 साल पहले, जबकि बात 12वीं शताब्दी में जो अफगान आए थे उनकी बात अलग थी। 12वीं शताब्दी में कौन आया था आपका, महमूद गजनबी आया था। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट संबंध था। तो जो अफगान आए थे वो थोड़ी बहुत हद तक जो है हिंद और आर्य का मिला जुला रूप थे, तो वो उनका कहीं ना कहीं भारत से लगाव था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अफगानिस्तान से ही तो अरब आए थे, तो अफगानिस्तान पे कब्जा करते हुए वो भारत की तरफ बढ़े ना। तो इस तरीके से अफगान ने पहले अफगानिस्तान पर अपना कब्जा किया, फिर उसके बाद वो कहां पर आए, वो उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने दिल्ली, पंजाब, लाहौर, सिंध, इस तरीके से धीरे धीरे अफगान शासन स्थापित किया। तो भारत का काफी हद तक, काफी समय तक अफगानिस्तान हिस्सा रहा। क्यों? क्योंकि वो अफगानों के कब्जे में था। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। अब देखिए, ये नया हमारा हमलावर आया तैमूर। वह कुछ ही महीने भारत में रहा, वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गया। मतलब वो तैमूर इतना हिंसक था कि वो जहां से गुजरता वहां खोपड़ियों की मीनारें बन जाती थी। मतलब लोगों के सिर काट काट के बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ खड़े कर देता था।
इतना ज्यादा वो बर्बर था। रहा वो कुछ समय के लिए, लेकिन वो दिल्ली को पूरा मुर्दों का शहर बनाकर गया। मतलब एक एक आदमी को चुन चुन के उसके सिर काट देता था, वो इतना बर्बर था। सौभाग्य से वो बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। तो मतलब वो काफी आगे नहीं बढ़ा, उसने अपना शासन आगे तक करने का नहीं सोचा, लेकिन सिर्फ पंजाब और दिल्ली में ही उसने अपनी बर्बरता का जो नंगा नाच किया, वो मतलब कोई देखकर उसकी कल्पना करना भी किसी के लिए मुश्किल हो जाती है। दिल्ली की मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लग गए। मतलब जो बर्बरता उसने झेली, उससे फिर से उसको रिवाइव होने में बहुत सारे साल लग गए। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। मतलब जब वो उठकर खड़ी हुई तब तक वो इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी, मतलब अफगानियों की। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडरों पर दक्षिण के कई राज्य उठ खड़े हुए थे। तो अब जब ये सब टूट गया था तो दक्षिण की तरफ से चोल शासकों ने उस पर कब्जा कर लिया था। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे। गुलबर्ग जो बहमी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और विजयनगर का हिंदू राज्य। तो ये दो राज्य बहुत अच्छी तरीके से 14वीं शताब्दी में जो है शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए थे। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी। वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। तो मतलब दक्षिण अभी भी बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि वो बाहरी आक्रमणों से बचा था। जैसा कि हम आपको बार बार समझाते आ रहे हैं कि दक्षिण की तरफ हमला करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। और उत्तर जो है उत्तर इसलिए आसान था लोगों के लिए क्योंकि वो एशिया से कनेक्टेड था, बाकी देशों से कनेक्टेड था। तो वो वहां पर जो है रास्ते से आना, ठीक है, भूमार्ग से आना वहां पर आसान था, तो इसलिए वहां पर बाहरी आक्रमण होते रहे। और दक्षिण बहुत समय तक बहुत ही शक्तिशाली बना रहा। तो यही बता रहे हैं कि दक्षिण जो है वो हमेशा शक्तिशाली रहा। और जब ये सब घटित हो रहा था उस समय विजयनगर जो है वो दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। तो हिंदू शरणार्थी मतलब उत्तर में जब इतनी बर्बरता हो रही थी, इतने लोग मारकूट कर हो रहा था, तो बहुत से उत्तर से लोग जो है वो दक्षिण की तरफ आकर बसने लगे। तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह आके बसेंगे तो वो शरणार्थी कहलाएंगे। तो दक्षिण ने उन सभी का बहुत अच्छे से स्वागत किया और वहां पर वो लोग आकर बसे भी। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। मतलब विजयनगर जो है, जो उपलब्ध हमारे पास में आपके शिलालेख या पांडुलिपियां या जो कुछ भी हमारे पास मौजूद हैं, उनमें ये वर्णन है कि विजयनगर शासन जो है वो बहुत ही समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास आया। तो क्या दक्षिण में विजयनगर बहुत अच्छा था, उस समय फिर से एक हमलावर दिल्ली के पास आया। पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। अब जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी, ये उसकी बात हो रही है। मतलब जब विजयनगर बहुत ही समृद्ध था तो उस समय जो है दिल्ली पर हमला करने वाला कौन था? तुर्क मंगोल, आपका बाबर आया और इसी ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा महमूद गजनबी और अफगान किस तरीके से आकर जगह जगह हमला करते रहे। और अब हम कहां पर पहुंच गए हैं? तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोली, यानी कि तुर्की भी था और मंगोली, ये दोनों मिला जुला रूप था, ये था बाबर। अब यहां तक हम आ गए। अब इसके आगे हम यहां पर ही हमारा ये खत्म हुआ। अब हम बताएंगे समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास किस तरह हुआ। अब देखिए, बाबर आएगा तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। उसे किस तरीके से करा? तो साथ में अपनी बहुत सी सभ्यताएं, संस्कृतियां लेकर आएगा, जिसमें हमें बहुत से प्रसिद्ध कवि, आपके बहुत अच्छे कहानीकार, लेखक, हमारे और क्या कहते हैं, बहुत से गुरु प्राप्त हुए इसी दौरान। तो अब हम यही आपको बताएंगे कि समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, मतलब जब बाहर से इतने लोग आए, इनका जब समन्वय हुआ, ये जब मिले,
यहाँ पर भारत में आकर संस्कृतियों से मिले, तो किस तरीके से इन सभी का विकास वगैरह हुआ। अब हम इसके दौरान ये पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। इन्हीं के दौरान हमें कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो जैसे महान कवि और लेखक और दार्शनिक भी हमको मिले। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। क्यों? इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। अब ये देखिए, पहले जो आक्रमण हो रहा था, इस्लाम पहले बताया गया, इस्लाम पहले धर्म के रूप में आया था, आक्रमण उसने बाद में किया था। ठीक है, तो इस्लाम ने पहले, ये नहीं कि सबसे पहले इस्लाम ने आक्रमण किया, इस्लाम सबसे पहले यहां धर्म के रूप में आकर बसा था। बाद में वो शासक के रूप में यहां पर जब उसकी इच्छा हुई कि अब हम यहां शासन करेंगे, तब उसने यहां पर हमले शुरू किए थे। आक्रमण तुर्कों यानी महमूद ने किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने? इस्लामियों ने नहीं, तुर्कों ने किया था, अफगानों ने किया था, और उसके बाद तुर्क मंगोलिया मुगल आक्रमण हुआ। तो सबसे पहले कहां हुआ? ये देखिए, तुर्कों ने किया, फिर अफगानियों ने किया, फिर तुर्क मंगोल और मुगल आक्रमण हुए। इस तरीके से अलग अलग आक्रमण हुए थे। इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण हैं। बाद के 2 आक्रमण मतलब जो कि तुर्क मंगोल और मुगल आक्रमण थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफी लंबे समय तक भारत पर अपना कब्जा कर यहां पर शासन करते रहे। अफगानों को हम भारत की सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, मतलब वो सीमा तक आए, वहां पर हमला किया, कुछ टाइम शासन किया और वहां से चले गए। जो भारत में पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते, मतलब जब वो सीमावर्ती इलाकों पर आए, उन्होंने वहां पर कब्जा किया, हमला किया, तो वो काफी समय तक तो नहीं रहे, लेकिन थोड़े समय तक किया। और बाकी भारत उनसे अजनबी इसलिए नहीं रहा क्योंकि सभी जगह इनके किस्से आसानी से सुने जाते थे। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और इन्होंने हिंदू मुगल युग की शुरुआत की। तो मुगलों ने जब कहा तो वो हमारे बाहर के थे, उनमें हिंद खून नहीं था। देखिए, अफगान जो आए थे वो आर्य और हिंद का मिला जुला रूप थे, इसलिए काफी हद तक वो भारतीयता को जानते थे, लेकिन मुगलों का भारतीय खून से कोई लेना देना नहीं था। तो वो बिल्कुल नए थे भारत के लिए। वो आए और तब इन्होंने यहां पर हिंदू मुगल युग की शुरुआत करी थी। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे, किनके साथ? मुगलों के साथ। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भारत में समा गए, उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। मतलब जो ये लोग आए ये भारतीयों में मिले और पूरी तरह हमारी भारतीय संस्कृति में मिल गए। भारत को भी अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेशी मानने लगे थे, मतलब पूरी तरीके से भारत पर आ गए, बस गए थे और अपने आप को भारतीय समझ के बाकियों को विदेशी समझने लगे थे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। तो राजपूत शासक जो किसी को भी अपने शासन के अंदर नहीं आने देते थे, उन्होंने भी अफगानियों का स्वागत किया था और अपने अंदर काफी हद तक मिला लिया था। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी, मतलब मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया कि हम मुगलों के अधीन कार्य नहीं करेंगे, और भयंकर झगड़े भी हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी। अब देखिए यहां पर किस तरीके से चीजें मिलती जुलती आएंगी। मतलब फिरोज शाह जो सुल्तान था, मुसलमान था, उसकी मां जो थी वो एक हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते रहते थे। मतलब यहाँ पर जो है आपके जो जितने बाहर के आक्रमणकारी आए उनका हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे, जिनसे बड़े बड़े शासक पैदा हुए। पर आम तौर पर नहीं, मतलब होते रहते थे मगर हमेशा नहीं कि हमेशा हो जाते थे। बहुत ही विकट परिस्थितियों में इन विवाहों को संपन्न किया जाता था। दक्षिण के गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। तो गुलबर्ग एक मुस्लिम साम्राज्य था और उसने क्या किया था, विजयनगर की एक राजकुमारी से जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे।
इस दौर में कुशल प्रशासक का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ, मुख्यतः सैनिक कारणों से। तो क्या हुआ, जब ये शासन स्थापित हुआ, यानी मुगल साम्राज्य जब स्थापित हुआ था, तो यातायात के साधनों का बहुत ज्यादा विकास हुआ, रास्तों का हो, साधनों का हो। कारण था सैनिक कारण। मतलब जब आपको बहुत पूरे भारत पर कब्जा, अब मुगल क्यों आए थे, उन्हें पूरे भारत पर कब्जा करना था, तो उस भारत पर कब्जा करने के लिए उनको क्या करना था, रास्तों को जब तक वो अच्छा नहीं करेंगे तो अपने सैनिकों को कैसे वहां तक लेकर जाएंगे। तो साधनों को डेवलप करना था, रास्तों को सही करना था। कारण क्या था, सैनिक, कि सैनिक वहां पर आसानी से आ जा सके। सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई थी, जो कि उसने इस बात पर ध्यान दिया कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना करे। मतलब वो जानते थे कि अगर हम हिंदुओं के रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप करेंगे तो वो हमारे विद्रोही बन जाएंगे। मुगल यहाँ पर शासन करना चाहते थे ताकि लोग ज्यादा विद्रोह ना करें, इसलिए उनको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना था कि विद्रोह ना हो ज्यादा हद तक, वो कब्जा आसानी से करते चले जाएं। इसलिए उनके इंटरनल मैटर्स में वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। शेरशाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया, शेरशाह सूरी ने मुगल शासन जब स्थापित हो रहा था तो उसने बहुत हद तक हस्तक्षेप किया था। अफगान शासकों में सबसे योग्य था। मतलब जब मुगल शासन यहाँ स्थापित हो रहा था तो शेरशाह ने मुगलों को परेशान किया था और शेरशाह अफगानों में सबसे कुशल शासक रहा था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। तो उसने मालगुजारी, यानी कि मालगुजारी का मतलब है जब हम माल लेकर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। अब जैसे किसान है, टैक्स लेकर सामान लेकर जाएंगे तो मार्केट पे जाएंगे तो वो वहां से टैक्स लिया जाता था, जो मालगुजारी के रूप में लिया जाता था और जो सरकारी खजाने में जाता था, मतलब शासक के खजाने में जाता था। और ये इतनी अच्छी मालगुजारी व्यवस्था उसने लागू करी थी कि उसको आगे चलकर अकबर ने बढ़ाया भी था, अपनाया और बढ़ाया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने करी थी। तो अकबर के जो आपके आर्थिक मंत्री थे, जो टोडरमल जी थे, राजस्व यानी कि जो आर्थिक सारी चीजें देखते थे, उनकी नियुक्ति सबसे पहले टोडरमल ने अपने शासन में करी, टोडरमल की नियुक्ति शेरशाह ने अपने शासन में करी थी, बाद में जब मुगलों ने उन्हें अपने में ले लिया था। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासन अधिकाधिक उपयोग करते थे। मतलब हिंदू कितने अच्छे हैं जिन चीजों में, उनकी योग्यता को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते थे अपने शासन में। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। तो क्या हुआ, भारत के हिंदू धर्म पर अफगानों ने विजय प्राप्त करी। अब वो अफगान से पहले ही डरे हुए थे, क्योंकि तैमूर जो आया था उसने बहुत बर्बरता दिखाई थी, तो वो पहले से ही डरे थे। अब जैसे जैसे शासन हो रहा था तो हिंदू क्या होते थे, भागकर दक्षिण की तरफ चले जाते थे, क्योंकि दक्षिण में हिंदुओं का शासन था। तो वो जो है ना, इनके मुगलों के या अफगानों के अंडर में रहना ही नहीं चाहते थे, तो वो सब भाग भाग के कहां जाते थे, दक्षिण की तरफ जाते थे। जो बचे रहे उन्हें विदेशी तौर तरीके और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया गया। मतलब जो बचे रहे उन्हें विदेशी तौर तरीकों को अपनाना ही पड़ता था। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान होने लगा। फिर लोग भी इसकी तरफ आकर्षित होने लगे जो विदेशी तौर तरीके भारत में आ रहे थे। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। तो जब हमें इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, समन्वय यानी कि मेल जोल अपने आप स्वाभाविक रूप से होने लगा। वास्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना पहना बदल गया, जीवन के अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई दिया। तो भारतीय संगीत और बाहर के जो संगीत आ रहे थे, ये समन्वय इस संगीत में सबसे पहले दिखाई दिया। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। तो क्या हुआ, जो विदेशी संगीत आ रहा था उसने भारतीय के साथ मेल जोल करके बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया और बहुत जल्दी विकास की तरफ चारों तरफ अपने पैर फैलाने लगा। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई। तो दरबारी भाषा कौन सी बन गई, जैसे इस समय हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदू है, उस समय क्या हुआ था, दरबारी भाषा फारसी बन गई थी। क्यों, क्योंकि उर्दू जो है उसकी लिपि क्या है, फारसी है।
तो वही यहाँ पर बताया गया कि वो फारसी भाषा वहाँ की दरबारी भाषा बन गई थी। फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया। तो फारसी भाषा के बहुत से शब्द क्या हुए थे, जो हमारी बोलचाल के भाषा में समन्वित होते चले गए, और आज भी हम जानते तक नहीं हैं, अनजाने रूप में बहुत से फारसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी। अगर अच्छी चीजें भी हो रही थी तो एक बुरी चीज भी पनप रही थी, वो थी पर्दा प्रथा। घूंघट डालना जिसको बोलते हैं ना, पर्दा करना जिसको बोलते हैं, वो पर्दा प्रथा बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है। पर्दा प्रथा क्यों शुरू हुई, कैसे फैली, ये चीज किसी भी रूप में स्पष्ट नहीं है। पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। यानी कि जहां पर पर्दा इसलिए होने लगा क्योंकि हम यहाँ पर हमारा पद कितना ऊंचा है, इसको लेकर जब बात होने लगी चीजें, तब ये आरंभ हुई। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपुताना, बिहारी और बंगाल आते हैं। तो क्या हुआ कि जब ये उन एरिया में ज्यादा फैला जहां पे मुगलों का शासन बड़ी तेजी से फैल रहा था, और औरतों को क्या हुआ, पर्दे में रखा जाने लगा, क्योंकि मुगलों से उनको अपने घर की औरतों का चेहरा ना दिखाने की एक प्रथा सी हो गई। ये उन एरिया में ज्यादा हुआ जहां पर मुगलों की पैठ ज्यादा तौर से पड़ रही थी, और ये सभी भारतीय जगह थी, जैसे दिल्ली था, संयुक्त प्रांत था, राजपुताना, बिहारी और बंगाल, इन सभी जगह पर औरतों ने पर्दा करना शुरू कर दिया था। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। तो जहां पर मुस्लिम इलाके ज्यादा थे वहां पर इन पर्दा प्रथा ज्यादा थी ही नहीं। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमरावों में हो रहे थे। तो जब अफगान इस तरीके से पैठ कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बहुत से बदलाव हो रहे थे। सबसे ज्यादा कहां हो रहे थे, जो अमीर वर्ग था उनमें बदलाव सबसे ज्यादा और तेजी से देखने के लिए मिल रहे थे। इसका असर विशाल जन समुदाय, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा था। मतलब ये जो बदलाव हो रहे थे, इनका जो मध्यम वर्ग या देहात के जो या गांवों के लोग होते हैं उन पर इनका असर बिल्कुल भी नहीं था। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे। तो सबसे ज्यादा बदलाव कहां पर हो रहे थे, दिल्ली और संयुक्त प्रांतों में, क्योंकि ये सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली जगहें थी, इसलिए बदलाव यहां बहुत तेजी से हो रहे थे। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई तो जौनपुर यानी संयुक्त प्रांत में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई थी। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह सियासत, कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रहा। तो क्या हुआ, जब तैमूर के हमले से दिल्ली कमजोर हो गई थी, दिल्ली को बहुत उसने नुकसान पहुंचाया था, पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया था तैमूर ने। तो क्या किया था उस समय, संयुक्त प्रांत यानी कि जौनपुर, अभी प्रेजेंट समय में जौनपुर जो है वो जो है एक मुस्लिम संप्रदाय खड़ा हो गया था वहां पर, एक रियासत जो बहुत ही संपन्न और शक्तिशाली थोड़े समय के लिए था, छोटा था मगर खड़ा हुआ था। उसमें कला, सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता बहुत ही अच्छे तरीके से देखी जा सकती थी। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया। तो ये जो रियासत खड़ी हुई थी, यहाँ पर हिंदी भाषा के साथ मुसलमानों के बहुत से शब्दों को मिलाकर जो है बोलचाल भाषा को विकसित किया गया था, और यहाँ पर रीति रिवाजों के साथ उनमें समन्वय स्थापित किया, मतलब इनमें विद्रोह नहीं हो, ये आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। ये इस रियासत के अंदर बहुत अच्छे से चीज विकसित हुई थी। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुआबुद्दीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृति के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण यश मिला। तो यहाँ पर
क्या हुआ था, सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक था जैनु आबुद्दीन। तो वो जो है उसने जो संस्कृति करी, उसने जिस तरीके से शासन कर रहा था, मिली जुलाई हिंदी और मुस्लिम समुदायों के साथ में जो भी संस्कृति स्थापित कर रहा था, उसको सभी जगह बहुत प्रोत्साहन मिला था। पूरे भारत में ये नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों की आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इसी प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। तो विदेशी से, बाहर से जो चीजें आ रही थी उसे अपने अंदर ढालने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा था। किसमें? भारत में बदलाव आ रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय को जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की। तो बहुत से ऐसे सुधारक खड़े हुए इस बीच में जिन्होंने इन सबको प्रोत्साहन दिया और वर्ण व्यवस्था यानी जाति के आधार पर जो व्यवस्था की जाती थी उसकी निंदा करी। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनमें से भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य में गुरु नानक हुए, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो 15वीं शताब्दी में इन्हीं सब उधेड़बुन में जब मुगल आए, यहाँ पर हिंदुओं का समन्वय हो रहा था, सब हो रहा था, उसी समय रामानंद जी जो हैं वो बहुत ही प्रबल रूप में एक सुधारक खड़े हुए थे, उनके शिष्य थे। उन्हीं में एक और भी थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों ने नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उनके स्वरूप में किसी हद तक भिन्न हो गया। तो हिंदू धर्म पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और मगर भारत में इस्लाम को भी बहुत आदर के साथ अपनाया। ये प्रभाव बहुत ज्यादा और बहुत समय तक काबिज भी रहा। इस्लाम में एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया। मतलब इस्लाम में सिर्फ एक ईश्वर को माना जाता था, जिससे हिंदू धर्म प्रभावित हुआ और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। तो क्या होता था कि हिंदुओं में क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवताएं हैं, तो वो क्या होता है, बहुदेववाद। उससे प्रभावित कौन हुए? भारतीय मुसलमान। तो एक दूसरे के जो धार्मिक पद्धतियां थी उससे हम सभी प्रभावित हो रहे थे। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। तो क्या हुआ, ऐसे बहुत से भारतीय मुसलमान हैं जिन्होंने उस समय अपना धर्म परिवर्तन किया था और जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार पलते बढ़ते रहे। उनमें से बाहर आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। जो पले बड़े, इनमें से बाहर से आने वाले नहीं थे। जो धर्म परिवर्तित हुए थे उनकी संख्या अब ज्यादा हो चुकी थी। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। तो विदेशी तत्व यानी विदेशी जो आ रहे थे वो भारत को कैसे आत्मसात कर रहे थे? उनका सबसे कहते हैं ना, सबसे हुनरमंद जो हथियार था वो ये था कि वो यहाँ की भाषा को बहुत जल्दी सीख रहे थे और सीख कर यहाँ के लोगों के अंदर अपना प्रभाव डाल रहे थे और अपना राज्य काबिज कर रहे थे। गर्चे दरबार की भाषा फारसी बनी थी, मतलब वो खुद हिंदी सीख रहे थे लेकिन दरबार की भाषा जो थी वो फारसी ही थी। आरंभ में लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। तो मतलब इसी समय जो है अमीर खुसरो जी भी प्रकाश में आए थे। वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। संयुक्त राज्य का मतलब हमने आपको क्या बताया था, जौनपुर में। तो ये विदेशी थे, तुर्की थे, बाहर से आए थे और 3 पीढ़ियों से जो है वो जौनपुर में बसे हुए थे। किनकी बात कर रही हूं मैं? अमीर खुसरो की। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे थे। वे फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। तो वो फारसी में लिखते थे मगर उन्हें संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे। उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की हैं। मतलब वो संगीत बहुत अच्छा था उनका, बहुत अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने भारतीय संगीत में बहुत से गीत, कविताएं और आपके बहुत सी रुबाइयां, ये सब चीजें लिखी हैं। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय
तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। जो हम लोग सितार देते हैं ना, तंत्र, जो तारों से, तंत्री मतलब तार से बजने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको हम तंत्री वाद्य कहते हैं। जैसे आपका गिटार है, सितार है, वायलिन है, वीणा है, ये सभी तंत्री वाद्य यंत्र हैं। तो तंत्री यानी कि तार से जो आवाज, तार के जरिए जो स्वर निकलते हैं वो तंत्री वाद्य यंत्रों में आते हैं। और सितार का कहते हैं अमीर खुसरो जी ने ही इजाद किया था। उन्होंने कई विषयों की रचना की जिनमें भारत में विशेष प्रगति थी। मतलब उन्होंने कई कलाओं का जन्म दिया था। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा, व्याकरण, व्याकरण बात हो रही है संस्कृत की, उस समय हिंदी प्रचलन में नहीं थी, संस्कृत या अरबी या फारसी प्रचलन में थी, के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल भी था। तो ये सभी चीजों ने उन्होंने बहुत हद तक विकास किया था। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। सामान्य हिंदी का मतलब उस समय दो तरह की हिंदी चलती थी ना, हमने आपको बताया था, एक संस्कृत थी, एक प्राकृत संस्कृत थी। प्राकृत संस्कृति ने ही जो है धीरे धीरे हिंदी का रूप धारण किया था। संस्कृत जो अभी भी संस्कृत के रूप में ही है, जो प्राकृत भाषा थी उसी ने धीरे धीरे हिंदी का रूप धारण किया था। क्योंकि प्राकृत भाषा में बहुत से आगत शब्द आकर मिले थे, अर्थात आगत शब्द वो जो दूसरी भाषा से आकर हमारी हिंदी भाषा में मिले और हमारी भाषा बदलती चली गई। तो वही क्या उन्होंने बताया कि उन्होंने साधारण बोलचाल की सामान्य हिंदी यानी कि उस समय की प्राकृत भाषा में उन्होंने बहुत से गीत लिखे थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा लोक प्रचलित हुए थे। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उनकी भाषा ही नहीं बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया है। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे हैं। तो उन्होंने यहाँ के जो साधारण लोग थे उनके पहनावे वगैरह सब कुछ के बारे में लिया, ऋतुओं के बारे में, मौसम के बारे में, सभी के बारे में गीत लिखे हैं। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ जाते हैं। तो मतलब अभी भी हम अगर किसी गांव में जाएं तो अमीर खुसरो के बहुत से गीत हमें वहां पर भी सुनाई पड़ते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी हैं। अगर हम उनकी कृतियां उठाकर देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी पहेलियां भी मिलेंगी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो। मतलब इतने 600 साल पहले जो कवि थे अमीर खुसरो, उनके जो गीत लिखे गए वो आज भी गाए जाते हों और बोलों में बिना परिवर्तन किए अब भी उसी तरह गाए जाते हो। मतलब उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, वो अब भी उसी तरीके से गाए जाते हैं जैसे कि अमीर खुसरो जी ने लिखे थे। तो इस तरीके से यहां पर हमने आपको ये जो हम नया पाठ पढ़ा रहे थे, नई समस्याएं, इसके स्टार्टिंग के 3 भागों को हमने खत्म किया। अरब मंगोल, महमूद गजनबी अफगान और यहाँ पर जो भी समन्वय या मिलीजुली संस्कृतियां हुई उनका विकास कैसे हुआ, कैसे वो यहाँ पर आई और कैसे पनपी। तो ये 3 पार्ट हमने इस पाठ के खत्म किए, 3 भाग हमने इस पाठ के खत्म किए हैं। आगे के 3 भाग लेकर हम थोड़ी देर में अभी आपके सामने उपस्थित होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।